हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम 20 जनवरी 2026 इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। जैसे कि हमारा ये डेली द हिंदू का न्यूज़ एनालिसिस का सेशन रहता है। इसमें हम द हिंदू न्यूज़पेपर जो है उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है उनको हम अच्छे से कवर करते हैं। और इसमें हमारे जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं पॉलिटी आई है, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट एंड जियोग्राफी भी हमारा एक मेजर सब्जेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये आज का सेशन। कल हमने आपको दिया था क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन क्या था कल का? हु विल बी द चीफ गेस्ट एट इंडिया 77th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पर जो है चीफ गेस्ट कौन होंगे? तो मार्क रूते, इमैनुअल मैक्रॉन, उर्सुला वॉन डेर लेयन एंड डोनाल्ड ट्रंप। तो इसका सी ऑप्शन आएगा हमारा। सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट हमारी आज की पहली न्यूज जो है, IMF अपग्रेड्स इंडियाज ग्रोथ प्रोजेक्शन टू 7.3%। यानी कि जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उन्होंने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जो GDP की ग्रोथ रेट है या फिर विकास दर है उसको 7.3% कर दिया है। यानी कि एक तरह से अनुमान लगाया है। मुख्य कारण क्या है? तो सबसे पहले कारण क्या आ रहा है यहाँ पर? अगर हम कारण देखें तो सबसे पहले जो हमारा चालू वित्त वर्ष है उसकी तीसरी तिमाही में हमारा अच्छा प्रदर्शन रहा है। यानी कि अगर हम तीसरी तिमाही की बात करें तो थर्ड क्वार्टर जो हमारा उसमें अच्छा प्रदर्शन होने के कारण क्या कहा जा रहा है कि मतलब जो ग्रोथ है हमारी GDP वो भी आगे बढ़ने की संभावना, और वो 7.3% की दर से जो है वो इस परसेंट की मतलब इतनी रेट से बढ़ने वाली है। ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद चौथी तिमाही जो हमारी रही थी उसमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जारी रहा है हमारी। यानी कि फोर्थ जो हमारा जो क्वार्टर था उसमें भी हमारा ऐसे ही मजबूती बनी रही GDP में। इसके अलावा अप्रैल से सितंबर के बीच 2025-26 में जो GDP ग्रोथ है वो 8% रही थी, और जिसमें जुलाई से सितंबर तिमाही में 8.2% की वृद्धि जो है वो दर्ज की गई थी। इसके साथ ही घरेलू मांग जो है भारत की, सार्वजनिक निवेश, आर्थिक सुधार, इन सभी में मजबूती रही। यानी कि हमारी जो घरेलू मांग है वो लगातार बढ़ी है भारत में ही। ठीक है, क्योंकि टैरिफ लगने के कारण क्या है, भारत ने जो है अपना एक तरह से भारत में मांग को बढ़ाना शुरू किया था। तो इसी वजह से ये कुछ प्रमुख कारण है कि ये जो है हमारा ग्रोथ जो है GDP का वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा सेंटर ने क्या मतलब प्रिडिक्ट किया, 7.4% GDP प्रिडिक्ट किया 2025-26 के लिए। एंड IMF जो है ग्रोथ टू मॉडरेट 6.4% जो है 2026 एंड 27 के लिए। और इसके साथ ही एक तरह से जो यहाँ पर अगर हम देखें तो अभी जो हाल ही में न्यूज आ रही वो है 7.3% जो है 25-26 के लिए, मार्जिनली स्लोअर देन 7.4%। यानी कि जो यूनियन गवर्नमेंट ने क्या कहा था, हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट उसने कहा कि 7.4% की दर से बढ़ेगी हमारी GDP, लेकिन IMF कहता है कि 7.3%। यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा 0.01% का क्या थोड़ा असर, मतलब थोड़ा फर्क रह जाता है। ठीक है। इसके साथ ही अगर हम इसमें देखिए फाइनेंशियल ईयर 27 जो है हमारा, फाइनेंशियल ईयर 27 उसके क्या क्या विकास के कारक यानी कि डेवलपमेंट फैक्टर क्या जो है वो क्या रहने वाले हैं। ठीक है, विकास कारक जो है, तो जो IMF के अनुसार मुख्य कारण क्या है, यानी कि क्यों विकास दर जो है वो कम रहेगी। यानी कि हमने जो अनुमान लगाया था वो था 7.4%, लेकिन अब जो IMF के द्वारा लगाया गया 7.3%, यानी कि कुछ कम हुई है। तो कम क्यों रहेगी, इसका कारण क्या है? सबसे पहले उन्होंने कहा हाई बेस इफेक्ट, यानी कि उच्च आधार प्रभाव रहेगा। यानी कि अगर हम फाइनेंशियल ईयर 26 की बात करें तो उसमें 7.3 से लेकर 7.4% की बहुत मजबूत ग्रोथ रहेगी, और इतनी ऊंची ग्रोथ के बाद अगले साल उसी सत्र पर बढ़ना क्या होता है, फिर मुश्किल हो जाता है। और यह एक सामान्य प्रभाव होता है, जैसे कि पिछले साल बहुत तेज दौड़ने के बाद अगले साल थोड़ा धीमा दौड़ा जाता है। तो इसी तरह ये एक प्रमुख कारण। दूसरा क्या रहेगा यहाँ पर जो है अस्थायी और चक्रीय कारक कम होना। यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर हमारी 26 है उसमें अर्थव्यवस्था को कई जो एक बार की यानी कि वन ऑफ और चक्रीय समर्थन भी मिले हैं, जैसे कि बहुत कम खाद्य मुद्रास्फीति होना या उपभोग बढ़ा उसके कारण। उसके अलावा नीतिगत दरों में कटौती की गई थी। इसके साथ ही सरकारी कॉम्पैक्स
कैपेक्स का फ्रंट लोडिंग, वैश्विक स्तर पर जो तेल की कीमतें हैं वो कम हुई हैं, यानी कि तेल कीमतें कम होना। इसके साथ ही ये जो फैक्टर है ये फाइनेंशियल ईयर 27 में भी पूरी तरह कमजोर पड़ जाएंगे या सामान्य हो सकते हैं। ठीक है, इसका नतीजा क्या निकलेगा, जो हमारा डेवलपमेंट रेट रहेगा यानी कि जो विकास दर रहेगी वो संभावित दर के करीब आ जाएगी। और उसके अनुसार आईएमएफ के अकॉर्डिंग क्या है, भारत जो है एक लंबे समय तक 6.4 से लेकर 6.5% के आसपास ही रहा है, यानी कि भारत की जो जीडीपी की ग्रोथ इतनी ही रही है। इसके अलावा सकारात्मक पक्ष इसमें क्या रहने वाला है, तो भारत जो है अभी भी दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। यानी कि पहले जो है पूरे विश्व में अगर हम देखें चीन, अमेरिका, इसके अलावा यूरोप कंट्रीज के बाद जो है भारत जो अब जो है वो भी तेजी से एक बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। इसके साथ ही घरेलू मांग हमारी मजबूत होगी। इसके साथ ही निजी पूंजीगत व्यय में जो है धीमी लेकिन निरंतर रिकवरी की जाएगी। इसके अलावा रिफॉर्म्स, फिस्कल, मॉनेटरी पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी में हमारे जो है रिफॉर्म्स जो है वो किए जाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही एआई और टेक इनोवेशन से पूरे विश्व के स्तर पर कुछ अतिरिक्त यानी कि कुछ एक्स्ट्रा बूस्ट भी भारत को मिल सकता है एआई के क्षेत्र में और इसके साथ ही टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। ठीक है, अब देखिए विश्व बैंक का अनुमान क्या लगाया जा रहा है यहाँ पर। वर्ल्ड बैंक जो है तो हाल ही में उन्होंने अपनी जो है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जारी की है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जारी की। तो उसमें भारत की जो विकास दर है उसको और अपडेट किया गया, यानी कि अपडेट अब इसको पॉजिटिवली माना जा रहा है। और आईएमएफ के अनुसार जो है 7.3% के थोड़ा करीब है भारत की जो है जीडीपी ग्रोथ रेट। ठीक है, तो अब देखिए इसके अलावा मुख्य कारण क्या है, यानी कि अनुमान जो है 7.3% तक, मतलब जो वर्ल्ड बैंक का है वो उन्होंने अपना अनुमान बढ़ा दिया। ऐसा क्यों है, सबसे पहले उन्होंने भी देखा कि मजबूत जो घरेलू मांग है वो लगातार जो हमारी बढ़ती जा रही है, प्राइवेट जो कंजप्शन में तेजी हो रही है, खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र उसमें रियल इनकम बढ़ने से। इसके अलावा टैक्स रिफॉर्म्स का भी जो है फायदा हो रहा है, यानी कि कुछ रिफॉर्म्स किए गए थे, जीएसटी सुधार किए थे जो भारत ने 2.0, तो उसका भी बहुत बड़ा फायदा हुआ। इसके साथ ही रूरल इनकम में भी सुधार हुआ है। अमेरिकी टैरिफ का जो प्रभाव है वो थोड़ा सीमित रहेगा, यानी कि जो अमेरिका का टैरिफ हम पर लगा उसका प्रभाव सीमित रहा, क्योंकि सर्विसेज एक्सपोर्ट के रिजिलियंट है और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में भी कुछ महीनों की बढ़ोतरी हुई है। अगर हम पूरे विश्व बैंक के अनुसार देखें तो भारत अभी भी प्रमुख अर्थव्यवस्था ही बना हुआ है। इसके अलावा साउथ एशिया क्षेत्र में भारत की वजह से ही जो है ग्रोथ जो है लगातार मजबूत हो सकती है, लेकिन 2026 में जो है 2026 की बात करें तो 6.2% तक जो है वो स्लो रह सकती है। ठीक है, तो इसी तरह ये अनुमान लगाया जा रहा है। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारी नेक्स्ट न्यूज क्या आ रही है, यह है इंक्लूड प्रपोजल टू लिंक डिजिटल करेंसीज ऑन द ब्रिक्स एजेंडा सेज आरबीआई। यानी कि आरबीआई ने क्या कहा है कि ब्रिक्स एजेंडा में डिजिटल मुद्रा को जोड़ने के प्रस्ताव को शामिल किया जाएगा। तो भारतीय रिजर्व ने भारत सरकार की सिफारिश की है, भारत सरकार को जो है सिफारिश की गई है कि 2026 में जो ब्रिक्स समिट होने वाला है उस एजेंडे में ब्रिक्स देशों की जो केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा यानी कि CDBC जो होती है उसको आपस में जोड़ने का प्रस्ताव शामिल किया गया। ब्रिक्स देश जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और बाकी सदस्य हैं, उनके बीच क्रॉस बॉर्डर ट्रेड जो है होता है और इसके साथ टूरिज्म पेमेंट्स का एक ये आसान और तेज सस्ता बनाने की एक तरह से ये पहल की जा रही है। इसके अलावा अमेरिकी डॉलर पर जो यूएस डॉलर है उस पर निर्भरता जो है उसको कम करना, खास करके जब भू राजनीतिक तनाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा ये जो विचार दिया गया था ये 2025 में जो रियो डी जनेरियो में ब्रिक्स समिट हुआ था उसके घोषणा पत्र के आधार पर है और जिसमें सदस्य देशों ने भुगतान सिस्टम एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए बात कही थी कि हम एक अपनी मुद्रा में जो है अपना भुगतान सिस्टम जोड़ेंगे। इसके अलावा आरबीआई पहले से ही भारत की जो डिजिटल रुपए यानी कि ई रुपये ये जो एक करेंसी है उसको अन्य देशों की CBDC से जोड़ने की कोशिश कर रहा है ताकि जो अंतर्राष्ट्रीय लेन देन पहले से तेज हो और पूरे जो रुपए है उसका पूरे विश्व में जो है उपभोग लगातार बढ़ जाए रुपए का। ठीक है,
तो इसके अलावा हालांकि आरबीआई का क्या कहना है कि ये कदम जो है ये डी डॉलराइजेशन यानी कि एक तरह से ये डॉलर विरोधी तो नहीं है बल्कि भुगतान प्रणाली को और आधुनिक और कुशल बनाने की कोशिश है। इसके अलावा वर्तमान स्थिति क्या है, ब्रिक्स के जो मुख्य 5 सदस्य हैं जिसमें क्या है ब्राजील, चाइना, रशिया, उसके अलावा फिर इंडिया, फिर आता है चाइना और उसके बाद आता है साउथ अफ्रीका। इन्होंने अभी तक अपनी जो डिजिटल मुद्रा उनको पूरी तरह से लॉन्च नहीं किया है अपनी मुद्रा को। इसके साथ ही सभी पायलट प्रोजेक्ट अभी चला रहे हैं। भारत का जो ई रुपी दिसंबर 2022 से चल रहा है और अब तक जो है 70 लाख रिटेल यूजर जो है इसको अपना चुके हैं। इसके अलावा चीन अपने डिजिटल युआन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उस योजना बना रहा है। इसके अलावा आरबीआई जो है ई रुपी को और ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए ऑनलाइन पेमेंट सब्सिडी के लिए प्रोग्रामेबिलिटी यानी कि एक तरह से प्रोग्राम बनाया जा रहा है। फिनटेक कंपनियों को वॉलेट जारी करने की भी सुविधा मिल चुकी है, यानी कि जो वॉलेट वगैरह होते हैं जो जिसको ऑनलाइन जिसमें जो हमारा ई रुपया सेव रहता है यानी कि उसमें जो है ई रुपया अकाउंट होता है वॉलेट में जो है, तो ऑनलाइन वॉलेट उसको जो है मतलब कि बढ़ाने की कोशिश की जा रही, अनुमति मिल रही है। अब देखिए ब्रिक्स जो है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है ब्रिक्स का, तो ब्रिक्स में क्या है जो भी विकासशील देश हैं उनके आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग को आपस में बढ़ावा देना। इसके अलावा पूरे विश्व की वित्तीय व्यवस्था में सुधार करना जैसे कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक में ज्यादा अधिकार। इसके अलावा अमेरिका पर निर्भरता को कम करना, तो ये भी एक प्रमुख जो है इसका एक उद्देश्य है। इसके साथ ही न्यू डेवलपमेंट बैंक को चलाना जो अभी शंघाई में ही है इसका मुख्यालय। व्यापार, निवेश, तकनीक, इसके साथ ही जो क्लाइमेट जो चेंजेस हो रहे हैं, जलवायु परिवर्तन और सुरक्षा जैसे जितने भी क्षेत्र है उन सभी में जो है सहयोग करना, तो ये कुछ प्रमुख काम है। ठीक है, तो ब्रिक्स की कुछ खास बातें क्या है, तो दुनिया की लगभग 45% जो पॉपुलेशन है वो इन देशों में रहती है। इसके अलावा जीडीपी का अगर हम देखें तो 30 से 35% हिस्सा जो है इनका रहता है, इन देशों का है। और पूरे विश्व के व्यापार में 1620% हिस्सेदारी जो है ब्रिक्स कंट्रीज की है। हर साल शिखर सम्मेलन होता है जहां पर सभी नेता आपस में मिलते हैं। 2026 में क्या होने वाला है, भारत जो है इस ब्रिक्स की अध्यक्षता करने वाला है। ठीक है, भारत जो है चौथी बार इसका जो है अध्यक्ष बनेगा। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट है ये हमारा एडिटोरियल है। एडिटोरियल क्या कहता है, इन अ चेंजिंग वर्ल्ड इट इज स्मॉल टेबल्स बिग डिविडेंड्स, यानी कि जो हमारा वर्ल्ड यानी कि जो परिवर्तन समाज यानी कि बदलता दौर है उसमें छोटे छोटे जो टेबल्स यानी कि छोटी मेज रहेंगी, बड़े लाभ का सिद्धांत लागू होने वाला है। यानी कि यहाँ पर बात की गई जो छोटी छोटी मीटिंग्स होती हैं आपस में, तो वो जो है आपस में जो है एक बहुत बड़े बहुत बड़े लाभ को एक तरह से सुनिश्चित करेंगी। बदलते दौर का मतलब क्या है यहाँ पर समझिए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि आज दुनिया जो है तेजी से लगातार हमें बदलती नजर आ रही है, जैसे कि भू राजनीति, इसके साथ ही जो हमारी अर्थव्यवस्था है, तकनीक, रिश्ते, पुराने गठबंधन या फिर बड़े निवेश की जगह अब जो है थोड़े फ्लेक्सिबल यानी कि लचीले हो चुके हैं। छोटे लेकिन प्रभावी कदम ज्यादा महत्वपूर्ण है। छोटी मेजे का अर्थ क्या है, यानी कि प्रतीकात्मक रूप से अगर हम देखें छोटे सत्र पर जो प्रयास किए जा रहे हैं, सीमित संसाधन जिसमें छोटे मंचों या फिर छोटे सत्र के सहयोग को दर्शाना, जैसे कि छोटी डिप्लोमेटिक मीटिंग, स्टार्टअप सत्र के बिजनेस या फिर व्यक्तिगत स्थानीय पहलें जो होती हैं, ये सब छोटे छोटे टेबल्स है। इसके अलावा बिग डिविडेंड्स का मतलब क्या है, छोटे प्रयासों से मिलने वाला जो रिटर्न रहेगा, रिटर्न बड़ा हो सकता है, चाहे वो आर्थिक लाभ हो, चाहे सामाजिक प्रभाव हो, चाहे फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मजबूती हो। तो ये सिद्धांत न केवल व्यापार और उद्यमिता जैसे कि माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप, छोटे बिजनेस को प्रॉफिट देगा, बल्कि राजनीति, हमारी जो राजनीति है, इसके साथ ही हमारी कूटनीति, व्यक्तिगत जीवन में भी जो है इसको मतलब एक तरह से प्रभाव डालेगा। जैसे कि एक छोटा स्टार्टअप या फिर घर से चलने वाला जो बिजनेस है, यानी कि बिजनेस जो घर से चलाया जाता है उसको छोटी मेज कहा जा रहा है। आज डिजिटल युग में पूरे विश्व के स्तर पर करोड़ों का लाभ भी दे सकता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में छोटे बड़े जो सम्मेलन होंगे, यानी कि बड़े सम्मेलनों के बजाय जो छोटे रहते हैं, लक्षित वार्ता यानी कि टारगेट होता है जिसमें कि किस टारगेट को लेकर आगे चलना है, ज्यादा रणनीतिक फायदा इस चीज से मिलता है। ठीक है, इसके साथ ही
यहाँ पर अगर हम देखें तो डिप्लोमेसी में छोटी मेज का मतलब क्या है, ये क्यों काम करती है। जैसे कि छोटी बैठकें, जैसे कि 3-4 जो देश हैं और उनकी आपस में मीटिंग होना, और उनके बीच जो है बड़े देशों के दबाव जो है उनको कम करना, यानी कि बड़े देश जो यहाँ पर बात हो रही है जैसे कि यूएस, इसराइल, इसके साथ ही रशिया, चाइना, इन देशों के प्रभाव को कम करना। इसके साथ ही तेज निर्णय और त्वरित परिणाम। बड़ी टेबल पर क्या होता है, 190 प्लस जो देश है वो शामिल होते हैं, एक साथ राय लेने लग जाते हैं और उसमें काफी ज्यादा सालों लगते हैं। छोटी मेज जो है कुछ ही घंटे या फिर कुछ ही दिनों में जो है निपट जाती है, यानी कि उसका फैसला हो जाता है। इसके अलावा आई टू यू टू, यानी कि इसराइल, इंडिया और यूएस यूएई, ये 4 देशों की जो छोटी ग्रुप है जो कि तकनीक, फूड सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी में जो है लाभ दे सकती है, यानी कि क्लीन एनर्जी की यहाँ पर बातचीत हो सकती है। इसके साथ ही अगर हम देखें इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के कुछ हिस्सों में छोटे छोटे मॉड्यूल पर काम किया जा रहा है। बड़े पावर के दबाव से बचाव करना, जैसे कि P5 परमानेंट 5 जो है एक तरह से कंट्रीज है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी मेंबर्स है। जैसे बड़े खिलाड़ी बड़ी टेबल पर अपनी वीटो का प्रभाव डालते हैं, छोटी मेजों पर छोटे देश मिलकर अपनी आवाज को मजबूत कर सकते हैं। भारत ने हाल ही में इस वर्षों में यानी कि ऐसी रणनीति में बहुत सारी सफलताएं हासिल की है, जैसे कि मसूद अजहर को पूरे विश्व का आतंकवादी घोषित करवाना। तो ये छोटे छोटे प्रयासों से हुआ है, यानी कि भारत इन सभी में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा मिनीलेटरलिज्म का उद्देश्य क्या होता है, उदय क्या है। आज की कूटनीति में अगर हम देखें तो मिनीलेटरल यानी कि बहुपक्षीय बहुत छोटे ग्रुप होते हैं, फॉर्मेट ज्यादा सफल हो रहे हैं। जैसे कि क्वाड में हम देखते हैं हमारे जो 4 कंट्रीज हैं, क्वाड में 4 देश हैं। इसके अलावा जो हम देखते हैं ऑकस में AU, KUS में जो है इसमें 3 देश आते हैं। इसके साथ IMAC यानी कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपीय कॉरिडोर जो है उसमें कुछ देश आते हैं, छोटे देश है लेकिन रणनीतिक देशों का एक ग्रुप है, इसको माना जा रहा है। इससे लाभ बड़ा मिल रहा है, जैसे कि व्यापार, सुरक्षा और टेक्नोलॉजी, ऊर्जा में जो है एक दूसरे को सहयोग मिलता नजर आ रहा है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो थोड़ा मतलब छोटे छोटे जो देश है या फिर छोटे छोटे जो प्रभाव रहते हैं, छोटी छोटी मीटिंग से क्या है जो है बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। इसी तरह जो G20 समिट है वो भी एक तरह से ग्रुप ऑफ 20 मेंबर्स का एक ग्रुप है, 20 देशों का। तो उसमें क्या है कि मीटिंग चाहे होती है उसमें कोई खास कुछ इतना नतीजा नहीं निकल पाता। तो जितने ज्यादा देश होंगे उतने ही ज्यादा विचार मतलब एकमत करने को जो है टाइम लग जाता है। इसी वजह से यहाँ पर एडिटोरियल में क्या कहा गया है कि जो पूरा परिवर्तन मतलब पूरा दौर बदल रहा है उसमें जो छोटे ग्रुप है वो ज्यादा कारगर रहने वाले हैं, यानी कि वो ज्यादा असर जो है वो ज्यादा मतलब काम के रह सकते हैं। आज चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारी नेक्स्ट न्यूज क्या है, राइजिंग स्टेट बोरिंग्स कॉम्प्लिकेट इंडियन सेंट्रल बैंक्स रेट प्लेबुक, यानी कि राज्य सरकार के द्वारा जो लिए जा रहे बढ़ते कर्ज से भारतीय केंद्रीय बैंक की ब्याज दर संबंधी जो रणनीति है वो और जटिल होती जा रही है। मतलब कि जो स्टेट बोरिंग कर रही है वो ज्यादा कर रही है और उससे जो एक वर्ल्ड बैंक की रणनीति होती है, जो एक स्ट्रेटेजी होती है, वो जो है थोड़ी कम असरदार है। ठीक है। तो भारतीय राज्य सरकारें जो अपनी विकास योजना, बुनियादी ढांचे, कल्याणकारी कार्यक्रम और जितने भी खर्च होते हैं उनको पूरा करने के लिए बाजार से उधार ले रही हैं। हाल ही में वर्षों में ये जो उधार है वो तेजी से बढ़ रहा है, जो कि अब केंद्र सरकार के कर्ज के स्तर पर पहुंच चुका है कि केंद्र सरकार का जितना कर्ज है उतना ही अब जो हमारे स्टेट्स का कर्ज भी बढ़ चुका है। जैसे कि राज्य स्टेट बॉन्ड्स की सप्लाई में वृद्धि देखी जा रही, जो आमतौर पर केंद्र सरकार के बॉन्ड से थोड़ी अधिक यील्ड प्रदान करते हैं, लेकिन इस बढ़ते उधार से बाजार में बॉन्ड्स की अधिकता हो गई है, जिससे क्या होता है जो भी निवेशक है वो केंद्र सरकार की सिक्योरिटी पर भी अधिक रिटर्न की डिमांड करते हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट क्या कहते हैं कि राज्य सरकारों का जो उधार है वो केंद्र सरकार के उधार से प्रतिस्पर्धा कर रहा है, यानी कि एक तरह से कम्पीट कर रहा है कि केंद्र सरकार का बोरिंग ज्यादा रहेगा या फिर स्टेट गवर्नमेंट का। इससे क्या क्राउडिंग आउट प्रभाव भी पड़ रहा है, जहां पर सरकार उधार निजी क्षेत्र की क्रेडिट उपलब्धता को प्रभावित करता है, वहीं पर ब्याज दरें जो हैं थोड़ी ऊंची रहती हैं। जनवरी 2026 की शुरुआत में रिपोर्ट्स में देखा गया कि राज्य उधार की वजह से बॉन्ड यील्ड कर्व की विकृति में आ चुका है। खास करके लंबे समय के दौरान जो बॉन्ड्स हैं
उसमें इसके साथ ही अर्थव्यवस्था में जो ब्याज दर है उसका भी प्रसार जो है एक तरह से बाधित हो चुका है। आरबीआई की मौद्रिक नीति के लिए ये काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। अब देखिए आरबीआई की रणनीति पर क्या प्रभाव है। सबसे पहले तो बॉन्ड सप्लाई में लगातार जो है वृद्धि देखी जा रही है। राज्य बॉन्ड्स की अधिकता से क्या हो रहा है, निवेशक केंद्र सरकार के बॉन्ड्स पर भी ज्यादा यील्ड की डिमांड करते हैं और जिससे उधार की लागत कम करने में आरबीआई को जो है वो मुश्किल आ सकती है और ऐसा हो भी रहा है। इसके अलावा यील्ड कर्व में जो है स्टिपनिंग में देखा जा रहा है, मतलब इसके साथ ही खास करके लंबे समय के दौरान जो है स्टिपनिंग लगातार ऐसे दिख रही है। इसके साथ ही जो राज्य बॉन्ड्स है उनको यील्ड केंद्र से 80 या फिर 100 बेसिस पॉइंट से अधिक होता है, लेकिन जो सप्लाई लगातार बढ़ती जा रही है उससे पूरी ऊंची ब्याज की दरें जो है वो भी और ज्यादा बढ़ रही हैं। इसके अलावा आरबीआई की जो रेट कट्स है उसका भी असर है पड़ रहा है, बैंक लेंडिंग रेट्स तक पहुंच पा रहा है। इसके अलावा विश्लेषक माइकल वॉन ने क्या कहा कि उच्च राज्य उधार जो है आरबीआई की रेट कट्स को व्यापक बाजार दर संरचना तक पहुंचने से रोक रहा है। यानी कि अगर हम देखें तो आरबीआई को भी इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत होनी शुरू हो चुकी है। यानी कि उनको अपनी पॉलिसीज बनाने में जो है दिक्कत आ रही है कि जो है बोरिंग लगातार अगर स्टेट की बोरिंग्स बढ़ती है तो उधर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी जितने भी बॉन्ड्स है उस पर भी ज्यादा यील्ड की डिमांड की जाती है। तो इसी तरह ये स्थिति जो अभी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक चुनौती है, क्योंकि इससे क्या होगा, ब्याज दरें जो हमेशा से ही ऊंची रह सकती हैं। जो निजी निवेश है यानी कि इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो सकता है और विकास दर प्रभावित रहेगी अगर इन्वेस्टमेंट कम होगा तो इसी तरह ये जो है हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारी नेक्स्ट न्यूज क्या आ रही है, यूरोपियन यूनियन यूके अटेम्प्ट नेगोशिएटिंग विद ट्रंप वाइल कीपिंग पॉसिबिलिटी ऑफ रिटेलिएशन ओपन। ठीक है, यानी कि क्या कह रहा है कि जो यूरोपीय संघ और ब्रिटेन ट्रंप के साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके साथ ही जवाबी कार्रवाई की संभावना भी हो रही है। ठीक है, अब देखिए यूरोपीय संघ और डोनाल्ड ट्रंप जो है आपस में बातचीत जो है ब्रिटेन के साथ मिलकर बातचीत कर रहे हैं। मतलब टैरिफ की धमकी जो उनको दी गई थी ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन को, उसके खिलाफ जो है एक तरह से रणनीति बना रहे हैं कि ये जो मुद्दा पूरा ग्रीनलैंड से जुड़ा हुआ है। यानी कि जो ट्रंप है वो ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं, लेकिन जो यूरोपियन यूनियन और जो ब्रिटेन जैसी कंट्रीज है वो ग्रीनलैंड को बेचना नहीं चाहती या फिर वो इस चीज के सहयोग में नहीं है। तो इसी कारण जो है ये अब पूरा मुद्दा आया, तो ट्रंप ने गुस्से में आकर जो है यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन पर जो है टैरिफ लगा दिया है। ठीक है, इसमें पृष्ठभूमि क्या है, डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 के ही चुनाव जीतने के बाद जो जनवरी 2025 में अपना कार्यभार संभाला और उन्होंने पहले भी ग्रीनलैंड खरीदने की इच्छा रखी थी, क्योंकि ये जो आर्कटिक क्षेत्र में काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंस है इसकी रहती, जैसे कि खनिज संसाधन यहाँ पर ज्यादा पाए जाते हैं। इसके साथ ही सैन्य आधार को लेकर जलवायु परिवर्तन से जुड़े कुछ फायदे हैं। ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र है और डेनमार्क ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। ट्रंप ने इसे नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने से जुड़ा और यूरोपीय देशों पर दबाव जो है वो बढ़ाया है। इसके अलावा ट्रंप की धमकी क्या रही है कि 1 फरवरी 2026 से 8 देशों पर, यानी कि जो यूरोप के 8 देश होंगे उस पर जो है टैरिफ लागू किया जाएगा, जिसमें डेनमार्क है, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स, फिनलैंड। तो ये और ब्रिटेन से आने वाले जितने भी सामान है उस पर 10% जो वो टैरिफ लगाया जाएगा। अगर जून तक कोई डील नहीं होती तो फिर ये टैरिफ बढ़कर 25% तक जो है ये हो जाएगा। तो इसी तरह ट्रंप का क्या कहना है कि ये जो देश है ये मुझे ग्रीनलैंड की खरीद में बाधा डाल रहे हैं, अगर वे इसी तरह करते रहे तो 100% इस धमकी को वो असल में ले आएंगे। यानी कि एक तरह से उन्होंने धमकी दी है। अब देखिए उन्होंने यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन का क्या रुख है, उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि यूरोप जो है आवश्यकता पड़ने पर जवाब भी देगा, लेकिन पहले बातचीत को पहल दी जाएगी। यानी कि पहले जो है ट्रंप के साथ बातचीत की जाएगी। उसके अलावा अगर कोई भी यहाँ पर नतीजा नहीं निकलता है तो अगर फिर भी ट्रंप नहीं मानता है तो फिर क्या होगा, उन पर जो है उनका जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन जो है 93 अरब यूरो के जो जवाबी टैरिफ है उसकी योजना बना रहा है, जो कि पहले से निलंबित है। इसके अलावा ये टैरिफ जो है अमेरिकी सामान पर लगाए जा सकते हैं अगर ट्रंप अपनी जो है इसी तरह से इसी तरह से अपनी धमकी जो है देते रहते हैं या फिर इसको असल में लेकर आते हैं। तो ये जो मतलब कि
एक तरह से जवाबी टैरिफ है वो भी लगा दिया जाएगा यूरोपियन यूनियन के द्वारा। तो अब देखिए ये पूरी तरह से मुद्दा जो है पूरा गरमरा चुका है। अब देखिए इसमें भाव क्या रहने वाले हैं। अगर ये व्यापार युद्ध ऐसे ही बढ़ता जा रहा तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर जो है इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अमेरिका, इसके साथ ही जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपीय जो भी उपभोक्ता उनके सामान और ज्यादा महंगे हो सकते हैं, महंगाई बढ़ सकती है। स्टील, ऑटोमोबाइल, कृषि उत्पाद जैसे क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं। इसके साथ ही ट्रांस अटलांटिक संबंध बिगड़ सकते हैं। नाटो जैसे जो गठबंधन है उनको भी प्रभावित किया जा सकता है। यूरोपियन यूनियन ने 6 फरवरी तक अपने जवाबों को निलंबित रखा है, यानी कि उन्होंने कहा है जो भी उनके उपाय रहेंगे उनको हम 6 फेब तक एक तरह से निलंबित रखेंगे। अगर फिर भी टैरिफ लगाया जाता है तो फिर क्या होगा, फिर 1 फरवरी के बाद जो है मतलब कि 1 मार्च तक वो भी अपना जो है फैसला सुना देंगे, यानी कि जवाबी टैरिफ इसमें लगाने की संभावना ज्यादा है। अगर ऐसा होता है तो फिर एक दूसरे देश के सामान जो है एक दूसरे देश में नहीं जा पाएंगे, उस पर बहुत ज्यादा एक तरह से महंगाई बढ़ जाएगी। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारी नेक्स्ट न्यूज क्या है। सिल्वर हिट्स ऑल टाइम हाई ऑफ $94 एन आउंस ऑन जियोपॉलिटिकल अनरेस्ट, यानी कि भू राजनीतिक अस्थिरता के चलते चांदी की कीमत $94 प्रति औंस के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है। यानी कि $94 जो है चांदी की कीमत पहुंच चुकी है औंस। ठीक है, इट मीन्स कि ये हाई लेवल की जो महंगाई बढ़ चुकी है चांदी में। चांदी की कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी उच्च स्तर पर जो है इसकी रेट यानी कि वृद्धि देखी जा रही है और $94 प्रति औंस के आसपास से या फिर ऊपर जा चुकी है। इसके अलावा 19 जनवरी 2026 को चांदी का अगर हम भाव देखें तो $94.67 प्रति औंस था। अब देखिए मुख्य कारण क्या है। तो यानी कि एक तरह से भू राजनीतिक अस्थिरता के साथ हुआ ये। कैसे? भू राजनीतिक का तनाव हमें लगातार देखने को मिल रहा है। जैसे हाल ही के दिनों में जो डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने क्या किया, ग्रीनलैंड खरीदने की अपनी इच्छा व्यक्त की, यूरोपीय देश पर नए टैरिफ लगाने की धमकी दी। इससे पूरे विश्व के व्यापार में अनिश्चितता बढ़ गई। ऐसे में जो इन्वेस्टर्स थे वो सुरक्षित निवेश की तलाश में सोना और चांदी की तरफ भाग रहे हैं, यानी कि इन्वेस्ट करना चाहते सोना और चांदी में। अब जो ज्यादा लोग एक चीज की तरफ भागे गए तो बिल्कुल वहां पर क्या होगा, इसकी महंगाई बढ़ जाएगी। मिडल ईस्ट, यूक्रेन ट्रेड वॉर, इन सभी में चांदी को मजबूती मिल रही है। इसके अलावा सप्लाई डेफिसिट देखने को मिल रहा है। तो इसमें क्या है, पिछले 5 से 6 सालों में जो है चांदी की मांग जो है लगातार आपूर्ति से ज्यादा है, यानी कि जितनी मांग इसकी ज्यादा है और इसकी जो आपूर्ति है वो कम है। तो इससे क्या होता है, चांदी की कीमत इसकी वजह से भी बढ़ रही है। इसके अलावा चांदी का इस्तेमाल अब सोलर पैनल में भी किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, एआई में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, ग्रीन एनर्जी में बहुत ज्यादा इसका उपयोग बढ़ रहा है। सोलर सेक्टर अकेले चांदी की मांग को रिकॉर्ड स्तर पर ले जा रहा है। तो इसी वजह से सोलर के कारण भी ये चांदी की मांग लगातार बढ़ती नजर आ रही है। इसके साथ ही कमजोर अमेरिकी डॉलर और फेड रेट कट की कमी उम्मीद है, यानी कि डॉलर इंडेक्स में लगातार गिरावट, फेडरल रिजर्व से ब्याज दरों में कटौती की संभावना की जो मतलब कीमती धातुएं हैं मजबूत हो रही है। भारत पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, तब देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो $94 पर औंस के आसपास ये जो है भारत में चांदी का भाव भी नए रिकॉर्ड पर पहुंच चुका है, यानी कि 3 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के पार चली गई है। यानी कि 3 किलो की जो है 3 लाख में जो 1 किलो चांदी मिलती है। ठीक है, तो इसी तरह बहुत ही ज्यादा महंगाई बढ़ चुकी है। अब इसकी आगे संभावना क्या रहेगी, कई लोग क्या मान रहे हैं जो एनालिसिस कर रहे हैं तो कहते हैं कि अगर ये तनाव और कमी इस तरह से जारी रहे तो जल्दी ही चांदी क्या रहेगी, $100 प्रति औंस जो है वो पहुंच जाएगी। हालांकि इतनी तेजी के बाद कुछ समय के लिए कंसोलिडेशन या फिर छोटी गिरावट भी देखने को मिल सकती है, छोटी छोटी गिरावट, लेकिन पूरी तरह से अगर हम स्थायी रूप पर गिरावट देखें तो अब स्थायी रूप पर इसकी गिरावट आना असंभव है। तो लंबे समय में चांदी की बुनियादी मजबूती अभी बनी हुई है, खास करके ग्रीन एनर्जी, इंडस्ट्रियल डिमांड के कारण जो है चांदी की डिमांड बढ़ने के कारण जो है इसकी डिमांड मतलब बढ़ने के कारण इसका रेट भी एकदम से बढ़ा दिया गया है। तो इसी तरह सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो होती है सोलर पैनल में जो है चांदी का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें सिलिकॉन वेफर्स पर
सिल्वर पेस्ट की पतली लाइनें छाप दी जाती हैं, जो एक तरह से पूरी एक प्लेट होती है उस पर इस प्रकार से जो लाइनें होती है चांदी की। इससे क्या होगा, सूरज की रोशनी से उत्पन्न बिजली को इकट्ठा करके फिर बाहर भेजती है। बिना चांदी के ये प्रक्रिया जो है सही तरह से नहीं हो सकती, यानी कि चांदी का इसमें यूज होता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ वास्तविक जैसे सोलर पैनल होते हैं उसमें जो है चांदी को एक तरह से अच्छे तरीके से यूज किया जाता है। ठीक है, तो एक सामान्य फोटोवोल्टिक पैनल जो होता है उसमें 15 से 25 ग्राम जो है चांदी का इस्तेमाल किया जाता है। इट मीन्स की चांदी की ज्यादा डिमांड होने के कारण, यानी कि जो इसकी मांग है, मांग चांदी की वो लगातार मतलब बढ़ रही है, जिसके कारण इसकी आपूर्ति कम हो रही है। आपूर्ति कम होगी तो इट मीन्स कि इसका जो रेट है, इसका जो प्राइस है वो भी बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे। तो इसी वजह से ये पूरा सर्कल चल रहा है। तो ये थी हमारी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज। तो अब देखिए आपके लिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हाट परसेंटेज ऑफ टैरिफ वाज अनाउंस्ड बाय डोनाल्ड ट्रंप ऑन 8 यूरोपियन नेशंस विच वुड स्टार्ट ऑन February 1। कितने % टैरिफ लगाया जा रहा है यूरोपियन कंट्रीज पर अमेरिका के द्वारा। तो आपने इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताना है। तो अब मिलेंगे हम अपने कल के द हिंदू के सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।